हेलो बच्चों, आज हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें कूलाम बल। कूलाम बल अथवा इसे एक नाम से और जानते हैं, अथवा इसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो या तो हम कहेंगे कूलाम बल या कहेंगे स्थिर वैद्युत बल। तो अब इसमें हम लोग दो आवेश लेंगे, एक आवेश है प्लस का Q1 और दूसरा आवेश है प्लस का Q2 और इनके बीच की दूरी है R। तो Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो कि R दूरी पर रखे हुए हैं। अब अगर यहां देखें तो कूलाम बल क्या होगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर देखें कि दो आवेशों के मध्य, और इसमें जो आवेश होंगे वो कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब इसमें देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्यों लिखा गया है। जैसे अगर दोनों आवेश सजातीय हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस हैं, तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ हमने एक आवेश ले लिया प्लस और दूसरा माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर यहां हम देखें कि जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ आवेश का मान बढ़ रहा है तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा उसका मान भी बढ़ेगा तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब यहां देखें तो चूंकि दोनों में F है तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये हो गया। अब अगर इसको देखें तो F बराबर यहाँ एक कांस्टेंट जुड़ेगा और कांस्टेंट जो है हम K जोड़ सकते हैं, K Q1 Q2/r²। यहाँ जहां K क्या है, K जो है वो एक नियतांक है। ठीक, अब K को क्या कहते हैं, जैसे K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या
इसका अगर मान देखें तो 9 गुणे 10 की घात 9 होगा। तो अब यहां पर अगर देखें तो जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है F बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इस प्रकार से अगर देखें तो हम जो है इसमें से किसी भी सूत्र का जो है प्रयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक, तो ये हो गया कूलाम बल अथवा स्थिर वैद्युत बल। अब जैसे ये जो हमारा कूलाम बल है अथवा स्थिर वैद्युत बल है, अब इसमें देखें ये माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो कूलाम बल की माध्यम पर निर्भरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां देखेंगे कि जो हमारा कूलाम बल है वो माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है। यहाँ जैसे जो एप्सिलॉन नॉट है अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब अगर देखें तो कूलाम बल की माध्यम पर निर्भरता, माध्यम का मतलब जैसे अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, यहां माध्यम जो बीच की दूरी है R, अभी हमने इसको रखा है निर्वात में, यहां पर निर्वात है या यहां पर माध्यम क्या है, वायु है। तब इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तब इनके बीच लगने वाला बल जो होगा अगर F निर्वात में देखें तो F निर्वात बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब दोनों आवेशों को हम कहाँ रखें, निर्वात अथवा वायु में रखें, तब इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब अगर इन्हीं आवेशों को हम यहां कोई माध्यम में रख दें, यहां हम कोई माध्यम रखते हैं, अगर इनको किसी भी अगर हम माध्यम में रख देते हैं और इनके बीच की दूरी वही है R, तब यहां पर जो बल होगा F माध्यम बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन M का मतलब ये माध्यम की वैद्युतशीलता, यहां जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या था निर्वात की वैद्युतशीलता, यहां पर वैसे ही हो गया एप्सिलॉन M। तो एप्सिलॉन M क्या है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये जब माध्यम में रखेंगे तो अब इस प्रकार से जो हमारा बल निकल के आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहां अगर देखें तो अब अगर दोनों बलों की हम तुलना करें तो F निर्वात बटे F माध्यम बराबर क्या होगा, तो F निर्वात का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान F माध्यम,
तो F माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा ये R स्क्वायर। तो अब यहां पर अगर देखें तो ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो अब यहां बचेगा F निर्वात अपान F माध्यम बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये पलट जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन m हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब यहां जो बचा वो बचा F निर्वात अपान F माध्यम बराबर, तो F निर्वात अपान F माध्यम बराबर कितना आ गया ये एप्सिलॉन m और अपान क्या हो गया ये एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसी एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r क्या है ये है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन r को क्या कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहां जो ये हमारा सूत्र आ गया कि F निर्वात अपान F माध्यम बराबर एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना एप्सिलॉन r। तो अब यहां से जो है आंकिक प्रश्न हमको बोर्ड परीक्षा में भी मिलेंगे। तो ये सूत्र जो है हमको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि F निर्वात बटे F माध्यम बराबर एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो गया ये एप्सिलॉन r। अब एप्सिलॉन r क्या है यहाँ आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब इसको अगर हम देखें तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होगी, अगर हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता को परिभाषित करें तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता जैसे F निर्वात अपान F माध्यम बराबर हमको मिला था इसके पहले एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r। यहां एप्सिलॉन r क्या है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब अगर आपेक्षिक वैद्युतशीलता को परिभाषित करें आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता की परिभाषा क्या होगी तो एप्सिलॉन m क्या है ये है माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता, इस बटे को क्या कहेंगे अनुपात। के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता को अगर हम परिभाषित करें तो माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। अब अगर देखें तो जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता है
इसका मान निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए जो एप्सिलॉन आर होगा, मतलब निर्वात अथवा वायु के लिए जो एप्सिलॉन नॉट आर का मान होगा वो कितना होता है 1। निर्वात अथवा वायु के लिए जो एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वो कितना होगा 1। और अगर हम धातु चालकों के लिए देखें, धातु चालकों के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वो कितना निकल कर आता है अनंत। अब यहां से ये दोनों प्रश्न 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि निर्वात अथवा वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा 1, और धातु चालकों के लिए जो एप्सिलॉन आर का मतलब आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान कितना होगा। ठीक, तो ये टॉपिक था हमारा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर का आंकिक मान मात्रक तथा बीमा। निर्वात की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान मात्रक तथा बीमा। अब सबसे पहले अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसका मात्रक ज्ञात करते हैं तो अब हमारे पास सूत्र क्या है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यह है स्थिर वैद्युत बल, अथवा इसे हम कौन सा बल कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहां से चूंकि हमको आवश्यकता है एप्सिलॉन नॉट की, तो अब एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके चले जाए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा 1/4 F यहां चलाया तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखें तो क्या होगा, जैसे Q1 और Q2 क्या है, ये है आवेश, और आवेश का जो मात्रक लिखेंगे हम, आवेश के लिए क्या लिखते हैं कूलाम इनटू कूलाम अपान बल के लिए क्या लिखेंगे, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये आर स्क्वायर दूरी, और दूरी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका मात्रक कितना हो गया अब कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब इसके अगर हम बीमा की बात करें तो इसकी बीमा क्या होगी, बीमा तो अब देखें तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर, यहां देखें आवेश
आवेश के लिए क्या लिखते हैं, एटी। दूसरा वाला भी आवेश है तो वो भी क्या हो जाएगा, एटी। क्योंकि अगर आवेश के लिए देखेंगे तो Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। तो आई के लिए लिखते हैं ए और टी के लिए टाइम, टाइम के लिए लिखते हैं टी। तो Q की जो विमा होगी वो कितनी हो जाएगी, एटी। तो इसलिए अब हम इसको जो है यहाँ पे रख लेते हैं, एटी हो गया। अब देखिए बल की विमा क्या होती है, अगर बल के लिए देखें तो एम एल टी माइनस टू। अब जो बल की विमा होगी वो होगी एम एम एल टू टी माइनस टू। अब ये तो बल की विमा हो गई। दूरी के लिए, दूरी का तात्पर्य लंबाई से है, इसके लिए लिखते हैं एल। तो अब यहां देखेंगे तो एम इसमें देखें अकेला है, इसके बिरादरी का कोई नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अगर इसको हम ऊपर लेके चले जाए तो एम इनवर्स हो गया। यल कितने हैं, तो यल यहाँ जो एल है वो है दो। तो यहाँ एल है दो, यहाँ एल है दो। तो अब यहाँ एल की पावर कितनी हो जाएगी, दो और दो चार, ऊपर चले जाएंगे तो एल की पावर माइनस का फोर हो गया। अब टी यहाँ माइनस टू है और ये टी और टी प्लस टू हो जाएगा। तो यहां जब ये ऊपर जाएगा तो ये दो और ये दो मिलकर टी की पावर फोर। और यहां बचा ए और ए स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब तीसरा अगर इसमें निकालें कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, तो चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके चले जाएं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई का मान 3.14 और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.85। अब देखिए ऐसे मानों को जो है हमको याद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास जो है समय बहुत कम बचेगा और समय इसके लिए ज्यादा लग जाएगा। तो अब साइलेंट नॉट का मान जो है वो होगा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 गुणे 10 की घात माइनस 12 और मात्रक क्या होगा इसका, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक तथा विमा। अब इसके बाद अगला टॉपिक अगर इसमें देखें तो हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमा। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक एवं विमा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अगर इसकी हम परिभाषा देखें
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे अगर हम देखें कि ये मान लेते हैं हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश रखें, मान लेते हैं हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रखा, तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब पहले से यहां कोई आवेश उपस्थित है, क्योंकि अगर कोई स्थिर आवेश होगा तभी तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अब इसका मतलब कोई आवेश पहले से यहां उपस्थित है, तो वो आवेश इस आवेश पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। तो अब यहां पर देखें तो जो वो बल होगा F और इस जो परीक्षण आवेश है इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये E बराबर होता है F अपान Q0। तो अगर यहां पर हम देखें तो अगर Q0 बराबर 1 रख दें, मतलब आवेश को हम क्या करें, अगर एकांक रख दें, तो E बराबर किसके, F के। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश, कितने आवेश पर, एकांक मतलब एक कूलाम आवेश पर जो लगने वाला बल है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब इसके बारे में अगर इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि अगर यहां देखें तो इसका जो मात्रक है वो E बराबर क्या होगा, F अपान Q0। F क्या है, बल, बल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन, और आवेश के लिए क्या लिखते हैं, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो गया मात्रक। अब अगर इसके हम विमा की बात करें तो यहां विमा क्या निकल कर आएगी, इसकी विमा क्या होगी, विमा E बराबर होता है F अपान Q0। तो बल की विमा कितनी होगी, MLT-2, और Q के लिए, आवेश के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, AT। तो अब E की विमा कितनी निकल कर आएगी, तो E की विमा हो जाएगी, M अकेला है इसको ऐसे ही रख लेते हैं, L भी अकेला है ये भी ऐसे ही रहेगा, T की पावर या A की पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, और T की पावर हो जाएगी -3। तो इस प्रकार से ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक एवं विमा। अब यहाँ दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम याद रखेंगे। जैसे अगर कोई आवेश पॉजिटिव है तो प्लस आवेश के कारण
तीव्रता उससे दूर होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्लस आवेश होगा तो चूंकि उससे क्या होगी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूर होगी, इसीलिए जो प्लस आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, उससे हमेशा दूर होगी। अब अगर हम दूसरा पॉइंट देखें अगर मान लीजिए माइनस आवेश है तो नेगेटिव आवेश के कारण तीव्रता उसकी ओर होती है। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमारा आवेश कैसा है, अगर वो हमारा आवेश जो है वो नेगेटिव है तो उसके कारण जो तीव्रता होगी, जैसे अगर ये माइनस आवेश है तो इसके कारण जो बल रेखाएं होंगी वो उसकी ओर दिष्ट होती हैं। इसीलिए जब हम माइनस आवेश के कारण तीव्रता देखेंगे तो वो तीव्रता उसकी ओर होगी। अब ये दो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे क्योंकि सवालों में इसका यूज काफी ज्यादा है। ठीक, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा बीमा। अब हमारा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र, इसका मतलब क्या है कि कोई अगर बिंदु आवेश है तो उसके कारण तीव्रता कितनी होगी। अब देखें, अगर मान लेते हैं ये कोई बिंदु आवेश है प्लस का क्यू और इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु है पी जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखें, सबसे पहले अगर हमको किसी भी बिंदु पर अगर तीव्रता देखनी है तो तीव्रता के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, जो हमारे पास तीव्रता के लिए सूत्र है वो है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। जो तीव्रता का सूत्र है वो कितना है, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी आवेश के कारण अगर तीव्रता देखनी है तो वहां पर हमको क्या सबसे पहले निकालना होगा, बल, कि उस आवेश के कारण उस बिंदु पर कितना बल लगेगा। तो अब बल लगाने के लिए जैसे एक आवेश है तो ये जो प्लस आवेश है ये क्या कर रहा है कि इस बिंदु P पर ये जो स्थिर आवेश है प्लस का Q, ये क्या करेगा, स्थिर आवेश ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो अब जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो अब ये वैद्युत क्षेत्र किस पर बल लगाएगा, तो यहां हम एक और आवेश रख देते हैं इस पर प्लस का क्यू नॉट। ठीक, तो अब देखें ये जो क्यू है इस क्यू नॉट पर कितना बल लगाएगा, तो प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पर, क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल,
लगने वाला बल। अब अगर देखें तो चूंकि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? यहाँ पर जो बल लगता है वो है कूलाम बल। तो अब ये जो हमारा बल होगा वो कितना होगा? F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमको बल का मान मिल गया। अब अगर हम तीव्रता देखें तो अब यहां पर तीव्रता कितनी होगी? क्योंकि तीव्रता E बराबर क्या होता है? F अपान कितना? Q नॉट। तो अब तीव्रता जो निकल कर आएगी E बराबर, अब बल का मान कितना है? K, यहां देखें अगर तो K Q1 का मतलब Q और Q2 का मतलब क्या हो गया? Q नॉट, और दूरी उतनी ही है। तो अब K Q Q नॉट अपान कितना हो गया? Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। E बराबर कितना हो गया? K Q और ये यहाँ R स्क्वायर भी बचा हुआ है, तो के क्यू अपान R स्क्वायर। तो तीव्रता निकल कर आ गई किसी बिंदु आवेश के कारण, जो तीव्रता निकल कर आई वो कितनी आई? E बराबर के क्यू अपान R स्क्वायर। या अगर हम देखें तो K को क्या लिख सकते हैं? अब अगर यहां देखें तो हम K को और क्या लिख सकते हैं? जैसे K बराबर क्या होगा? अब अगर हम तीव्रता को देखें आगे तो तीव्रता क्या होगी? यहां पर जो तीव्रता होगी वो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर इसको लिखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अब कुछ पॉइंट इसमें अगर हम ध्यान रखें तो जो हमारी तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता जो है वो घटती चली जाएगी। तो जब हम दूरी के मान को बढ़ाते हैं तो तीव्रता का मान जो है वो घटता चला जाता है। अब अगर E और R स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचें, ये E स्क्वायर और ये यहाँ ये R स्क्वायर है और ये है E। तो अब देखें तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता क्या हो रही है? घट रही है। या अगर हम यहाँ 1/R स्क्वायर और इसके बीच अगर ग्राफ खींचे तो हमको क्या प्राप्त होगी? एक सरल रेखा जो है वो प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम E और R स्क्वायर के बीच या E और 1/R स्क्वायर के बीच जो है वो ग्राफ को हम खींच सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश
दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित होते हैं। इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि दो बराबर, जैसे दो आवेश हैं, ये एक है -q और एक है +q, और इसके बीच की जो अल्पतम दूरी होगी वो कितनी होगी? 2L होगी। ठीक, तो अब यहां पर देखें, इसको ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब जैसे जो वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं ये दोनों आवेशों में से, तो लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दो आवेशों में से, जैसे जो वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक, और अगर यहां देखें तो इसे P से प्रदर्शित करेंगे। P बराबर होगा Q इंटू कितना? 2L। यहां देखें तो P बराबर कितना हो जाएगा? ये Q इंटू 2L। ये होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अब देखें इसमें इसका मात्रक क्या होगा? आवेश के लिए क्या लिखते हैं? कूलाम, और दूरी के लिए क्या लिखते हैं? मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। और बीमा कितनी होगी? कूलाम मतलब AT, और मीटर के लिए क्या लिखेंगे? L। तो यहां लिखेंगे इसकी बीमा हो जाएगी ATL। अब चूंकि यह एक सदिश राशि, यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा -Q से
प्लस क्यू की ओर होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसकी जो दिशा होगी वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और बीमा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन पूछे जाते हैं। वो जैसे पहला जो डेरिवेशन है वो इसमें है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए लिखना है वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक, ये हो गया माइनस क्यू आवेश और ये हो गया प्लस का क्यू आवेश। ठीक, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसके बीच की दूरी होती है 2l। ठीक, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर, यहां जो O है यहां से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु है P जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो जैसे कभी भी जब भी हम डेरिवेशन या कोई अन्य प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं तो चित्र हमारा जो है साफ सुथरा और अच्छा बनना चाहिए, तभी जो है हमको नंबर अच्छे से मिलेगा। ठीक, क्योंकि सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है ना वो चित्र का ही होता है, क्योंकि जो भी काफी जो है चेक करने वाला एग्जामिनर होगा तो सबसे पहले आपका चित्र ही देखेगा। अगर चित्र जो है गलत है या उसमें कुछ गड़बड़ आपने किया है तो फिर नंबर वहीं से जो है उसका जो है माइंड चेंज हो जाता है। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि जो है उसमें जैसे डेरिवेशन को पूरा कर देंगे अच्छे से, लेकिन चित्र को गलत कर देते हैं, चित्र जो है वो साफ सुथरा और सही से नहीं बनाते हैं। तो इसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर देखें, माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु O है। O से माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। इससे अक्षीय स्थिति में अगर देखें O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसी बिंदु
P पर हमको क्या करना है, तीव्रता को ज्ञात करना है। अब यहां हम अगर तीव्रता देखें, ठीक, तो अब अगर इस बिंदु पर हम तीव्रता देखेंगे P पर, तो सबसे पहले इस माइनस क्यू के कारण अगर इस पर तीव्रता देखें, तो जो माइनस क्यू के कारण तीव्रता होगी उसकी दिशा कहां होगी, क्योंकि तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। तो तीव्रता अगर सदिश राशि है तो माइनस के कारण, इस निगेटिव आवेश के कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा जो है वो उसके ओर होगी, क्योंकि इसके पहले तीव्रता में हम बता चुके हैं आपको कि माइनस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा कहां होती है, उसकी ओर होती है। तो इसलिए देखें इस बिंदु पर अगर हम तीव्रता देखें P पर, तो इस पर जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो तीव्रता होगी वो उसकी ओर होगी। जबकि अगर हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता देखें, तो अगर इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता देखेंगे तो ये तीव्रता उससे दूर होगी, क्योंकि प्लस के कारण जो तीव्रता होती है वो उससे दूर होती है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करना है इसमें कि हमको निकालना है इस प्लस के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता। तो अगर इस प्लस आवेश के कारण हम P पर तीव्रता देखें तो लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो यहां जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्लस के कारण देख रहे हैं, इसलिए सफिक्स में हम लोग क्या लिख देंगे, E प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा। अब इस बिंदु आवेश के कारण अगर इस बिंदु पर हम तीव्रता देखें तो किसी आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र हमारे पास क्या है। अगर हम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता देखें तो E बराबर क्या होता है, के क्यू अपान कितना, आर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब अब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो अब यहां अगर देखें तो इस प्लस आवेश से, इस प्लस वाले आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी। अब देखें यहां से यहां तक की दूरी है आर, अगर यहां से यहां तक की दूरी देखें पूरी दूरी, यहां से यहां तक इस बिंदु की दोनों की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक आर है। अब चूंकि ये इसका मध्य बिंदु है इसलिए यहां तक की दूरी हो जाएगी एल, तो ये भी दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की एल हो जाएगी। तो अब अगर ये दूरी हमको यहां से इस बिंदु P की दूरी अगर देखनी है तो दूरी कितनी निकल कर आएगी। अगर इस पूरी दूरी में से मतलब R में से हम इस दूरी को घटा दें तो इसका मान मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा R माइनस का L। तो इसका मतलब इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की जो दूरी होगी वो होगी R माइनस L होगी। तो अब यहां लिखेंगे जो हमारे पास दूरी निकल कर आई वो कितनी हो जाएगी, अब R माइनस L R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब इस अगर माइनस क्यू आवेश के कारण देखें तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो E माइनस क्यू, तो अब यहां E माइनस क्यू क्या होगा, के क्यू अपान दूरी कितनी है। अब अगर हम इस माइनस क्यू से इस P की दूरी देखें तो अब ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी। अब अगर इस दूरी को देखेंगे तो ये हमारे पास दूरी है इस माइनस से इस बिंदु P की दूरी,
यहां से यहां तक की दूरी है r, यहां से यहां तक की दूरी है l, तो जो पूरी दूरी यहां से यहां तक की निकल कर आएगी वो हो जाएगी r प्लस l। ठीक, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। तो अब यहां हम लिखेंगे कि r प्लस l का होल स्क्वायर। अब चूंकि अब यहां देखें P पर दो तीव्रताएं हैं, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। तो अब यहां अगर देखें तो एक ही बिंदु पर दो तीव्रताएं काम कर रही हैं। तो अध्यारोपण के अगर सिद्धांत से देखें तो बिंदु P पर नेट तीव्रता E बराबर, ये तीव्रता कितनी होगी। अब देखें, चूंकि तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करती है, दूरी पर, और दोनों की दिशा कैसे है, अलग अलग है। जैसे इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। तो अब जब नेट तीव्रता निकालनी हो तो जब भी अगर सदिश का हम योग करते हैं, क्योंकि तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये बात बहुत ध्यान से जो है समझना है कि अगर तीव्रता जो है वो कौन सी राशि है, वो है सदिश, और सदिश को जब हम जोड़ते हैं तो उसको हम गणित के साधारण नियमों द्वारा जो है वो जोड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सदिश योग का नियम लगाएंगे। और अगर सदिश योग का नियम देखोगे तो अब चूंकि इसकी दिशा है इधर, इसकी दिशा है इधर, तो अब अगर तीव्रता हम देखें तो क्या करेंगे, इसमें जो तीव्रता ज्यादा होगी उसमें से कम वाले को हम घटा देंगे। जैसे अगर सदिश में देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक पिंड है, ठीक, एक ब्लॉक है, इस पर जो है अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो अब ये पिंड किधर जाएगा, अब ये पिंड तो इधर ही जाएगा ना, क्योंकि बल इधर ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए इस पर अगर हम नेट बल देखें तो कितना निकल कर आएगा, एफ नेट कितना होगा, इधर 10 पॉजिटिव और इधर 2 नेगेटिव, तो कितना निकल कर आ गया, 8 न्यूटन। वैसे ही तीव्रता है, एक बिंदु पर अगर तीव्रता देखोगे, इस पर इधर का प्लस क्यू, इधर पर माइनस क्यू। अब चूंकि यहां पर ज्यादा और कम हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो इसलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि कौन सा मान ज्यादा है और कौन सा मान कम है। तो चूंकि तीव्रता जो है वो किस पर निर्भर करती है, तीव्रता जो निर्भर करती है वो दूरी पर निर्भर करती है। तो अब देखें तो अब यहां से अगर इसकी दूरी देखें तो प्लस, इस प्लस क्यू से इसकी दूरी, ये दूरी इसकी अपेक्षा माइनस क्यू से इसकी दूरी, तो r प्लस एल और ये r माइनस एल, इसका मतलब ये दूरी क्या है, कम है। तो जहां दूरी कम होगी वहां तीव्रता जो है वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब तीव्रता ज्यादा कौन सी है, E प्लस का Q ये ज्यादा है, और E माइनस का Q क्या है, ये कम है। तो ज्यादा में से हम कम वाले को घटा देंगे, तो E प्लस क्यू और माइनस E माइनस क्यू। तो अब यहां पर क्या निकल कर आएगी, जो नेट तीव्रता हो जाएगी E प्लस क्यू का मान के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से हम देखें तो के क्यू को अगर हम कॉमन कर लें तो 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब तीव्रता E बराबर क्या होगा, के क्यू, अब यहां आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये अगर लघुत्तम ले लें तो अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इस प्रकार से अगर देखें तो E बराबर क्या होगा, E बराबर के क्यू
अब यहाँ अगर देखें तो अब यहाँ दो काम कर सकते हैं, या तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दें, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें। अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लगाते हैं तो क्या निकल कर आएगा यहाँ, या अगर इसको हम यहां ना लिखकर यहां लिख देते हैं, ठीक। तो अब तीव्रता कितनी हो जाएगी यहां, के क्यू, अब क्या होगा यहां देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार ये प्लस में होगा तो आर प्लस एल और प्लस आर माइनस एल, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब आर प्लस एल और माइनस आर और प्लस एल, क्योंकि माइनस से जब इसमें गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया। और इसमें देखें हम तो ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कहीं लिखा है, जैसे देखें अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। तो अगर यहां देखें तो ये हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखें तो एल से एल कैंसिल हो गया, यहां आर से आर कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना बचा यहाँ के क्यू इंटू, अब देखें आर और आर कितना हो जाएगा, ये 2r होगा और एल हो गया 2l अपान, यहां अगर यहां देखें तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब यहां अगर देखें चूंकि आर इज ग्रेटर देन एल, मतलब जो आर की तुलना में एल जो है वो बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, मतलब तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, और जब ये छोटा होगा तो इसको अगर हम छोड़ देंगे तो अब ई बराबर कितना बचेगा, ये तब ई बराबर निकल कर आएगा के क्यू इंटू 2r इंटू 2l अपान कितना, ये अगर आर स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर 4। अब अगर देखेंगे यहां तो चूंकि 2ql को हम क्या लिख सकते हैं p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि 2ql बराबर हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, तो अब तीव्रता क्या निकल कर आएगी E बराबर, अब देखें Q इंटू 2l को हम P लिख सकते हैं, तो यानी कि ये निकल कर आएगा K और एक R से ये कार्य कैंसिल हो गया, R क्यूब बचा, तो अब यहां बचेगा 2P अपान कितना K Q इंटू 2l मतलब P और दो ये बचा ही है तो 2P अपान कितना R क्यूब, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।